हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एजुकेटर्स। आज हम बातचीत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं। बातचीत अर्थात हिंदी बुक का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और उस ऑब्जेक्टिव का जो प्रथम अध्याय है वह हम शुरुआत करने वाले हैं बातचीत से। बातचीत जो लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो जो पहला प्रश्न है वह है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो जो बालकृष्ण भट्ट हैं वह भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। तो एक का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। दूसरा प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो जो बातचीत शीर्षक जिन्होंने लिखा है वो है बालकृष्ण भट्ट। दो का आंसर ए। तीसरा प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो जो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था वह 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। तो 3 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। चौथा प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। तो जो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है वह है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। 4 का हो जाएगा डी नंबर। 4 का डी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। पांचवा प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। तो मोटा मोटी कहने का अर्थ है लगभग वह कितने निबंध लिखे हैं। तो वह लिखे हैं 1000 के आसपास। कितने? 1000 के आसपास, यानी 1000। 5 का आंसर हो गया ए नंबर। छठा प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो जो बालकृष्ण भट्ट हैं वह है आधुनिक काल के रचनाकार। किस काल के रचनाकार? आधुनिक काल के। 6 का आंसर हो गया डी नंबर। सातवां प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। जो बातचीत है वह किस प्रकार की रचना है। तो वह है ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। 7 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। आठवां प्रश्न है बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताएं। प्रहसन का नाम बताना है बालकृष्ण भट्ट का। तो क्या है? ए तीनों। ए तीनों। ठीक है। 9वां प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो जो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। 9 का बी। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो जो बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी। कब? 20 जुलाई 1914 ईस्वी। 10 का सी। 11वां प्रश्न है बेन जॉनसन ने क्या कहा था। जो इस बातचीत कविता में बेन जॉनसन का जो वर्णन हुआ है, कोई कवि हैं बेन जॉनसन, तो उन्होंने इस कविता में क्या कहा है। तो उन्होंने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब जब तक मनुष्य अगर शिक्षा ग्रहण कर भी लेता है और उसे प्रकट नहीं कर पाता तो वह शिक्षा कोई काम की नहीं, जब तक वह दूसरों को बताएगा नहीं, दूसरों के सामने बोलेगा नहीं। तो जो बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो 11 का हो गया ए नंबर। ठीक है। 12वां नंबर प्रश्न है एडिसन का मत क्या है। एडिसन साहब ने इस कविता में क्या कहा है। तो एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। मतलब असली बातचीत जो है वह सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। अगर जिसमें तीसरा व्यक्ति कोई आता है तब वहाँ पर वह बातचीत नहीं होगी, वह चुगलखोरी एक टाइप से कह सकते हैं। ठीक है। तो 12 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। 13वां प्रश्न है 13वां प्रश्न है शक्ति शब्द कौन लिंग है। इस वाक्य में शक्ति शब्द का भी प्रयोग हुआ है। वाक्य शक्ति, सब शक्ति का प्रयोग है। तो यह शक्ति शब्द जो है वह कौन सा लिंग है।
तो जो शक्ति शब्द है वह स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। 13 का हो जाएगा बी नंबर। 14 नंबर प्रश्न है, शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जो शेक्सपियर शब्द है वह संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो शेक्सपियर कोई एक व्यक्ति का नाम है, तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। 14 का सी नंबर। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? वह कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है? तो वह है अजातशत्रु। क्या है? अजातशत्रु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है यहाँ पर। तो 15 का हो गया बी नंबर। 16 नंबर प्रश्न है, खाली जगह को भरे। अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से एक है, मतलब ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो भगवान ने क्या मनुष्य को दी है। उनमें से स्पर्श शक्ति, श्रवण शक्ति, वाक्य शक्ति या घृणा शक्ति। तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति भगवान ने दी है उनमें से एक है वाक्य शक्ति। तो इसका आंसर हो गया सी नंबर। वाक्य शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो हैं? वाक्य शक्ति के कई सारे फायदे हैं, उनमें से 2 फायदे हमें बताना है। तो 2 फायदे इसके हो जाएंगे, स्पीच वक्तृता और बातचीत। वाक्य शक्ति मतलब क्या? दूसरों से हम बातचीत करेंगे, स्पीच देंगे, तो वही हो गया 17 का डी नंबर। 18वां नंबर प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? जो दमयंती स्वयंवर है वह किन्होंने लिखा है? तो यह लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट। 18 का सी नंबर। 19 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? तो जो बालकृष्ण है उनके मन में जो अध्ययन के प्रति जागरूकता है, ये सब किनके प्रति किनके कारण से आया? तो वह आया था माता पार्वती देवी के कारण। ठीक है। 19 का हो जाएगा डी नंबर। 20वां नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? तो बालकृष्ण भट्ट इनमें से क्या नहीं थे? तो वह नहीं थे महाकाव्यकार। वह महाकाव्यकार नहीं थे। 20 का बी नंबर। 21 नंबर प्रश्न है, किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? ऐसा किन्होंने कहा है, किन्होंने लिखा है कि जो गद्य है मतलब कुछ लिखना भाषा को सार्वजनिक मतलब फैलाते जाना है? तो यह कहा था रघुवीर सहाय जी ने। किन्होंने कहा था? रघुवीर सहाय जी। किसका? सी नंबर। 22 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकार थे? मतलब बालकृष्ण भट्ट के साथ साथ और कौन कौन से साहित्यकार थे? तो हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी ये भी थे, प्रताप नारायण मिश्र ये भी थे, प्रेमधन ये भी थे। उपयुक्त सभी हो जाएगा 22 का डी। 23 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किस अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है? तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वह बालकृष्ण की जो तुलना है वह करते हैं एडिसन और स्टील से। एडिसन और स्टील से। 23 का ए। 24 नंबर प्रश्न है, चड़ू खाने शब्द का क्या अर्थ है? चड़ू खाने का अर्थ होता है कि अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। अफीम जो भी मतलब अफीम कुछ जैसे हम लोग की तरफ उसे क्या कहते हैं, कुछ भी मतलब कुछ जो लोग गलत चीज़ खाते हैं पीते हैं तो उनकी जो एक मंडली होती है, उन लोगों की एक मंडली होती है, उसके लिए एक सुरक्षित स्थान होता है जिसे चड़ू खाना कहा जाता है। 24 का हो जाएगा सी नंबर।
चमनिस्थान शब्द का क्या अर्थ है? तो चमनिस्थान शब्द का अर्थ है हरे भरे बागों का इलाका। 25 का ए। जा रहे हैं, दूसरा अध्याय है उसने कहा था। उसने कहा था दूसरा अध्याय का आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो जो उसने कहा था, यह जो कहानी है, इस कहानी को लिखने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की यह रचना है, उसने कहा था। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे आज हम देखेंगे। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वह है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो जो हिंदी कहानी का जो विकास है उसमें मील का पत्थर जो कहानी है उससे माना जाता है उसने कहा था को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उसने कहा था। दूसरा है तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तेरी कुड़माई हो गई का मतलब होता है तेरी सगाई हो गई। तो यह प्रश्न बार बार जो लेखक हैं वह पूछते रहते थे अपनी प्रेमिका से। तो यह जो है उसने कहा था का इस पंक्ति का संबंध है उसने कहा था से। 2 का बी। तीसरा प्रश्न है उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है? उसने कहा था किन्होंने लिखा है? तो यह लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 3 का ए। 4 नंबर प्रश्न है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? किस वर्ष यह प्रकाशित हुआ था, किस वर्ष यह लिखा गया था? तो यह लिखा गया था 1915 ईस्वी को। कब लिखा गया था? 1915 ईस्वी को। 4 का हो जाएगा ए नंबर। 5वां प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। 7 जुलाई 1883 ईस्वी। 5 का ए। 6ठा प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान। 6 का सी। 7वां प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। 12 सितंबर 1922 ईस्वी। 7 का हो जाएगा बी नंबर। 8वां प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ है? तो वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल है गुलेर कांगड़ हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? गुलेर कांगड़ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 8 का डी नंबर। उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी? यह जो कहानी है उसने कहा था, इस कहानी को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्रिका में, अपने पत्रिका जिस पत्रिका का नाम है सरस्वती, उस पत्रिका में प्रकाशित कब किए थे? तो जो 9 का आंसर हो जाएगा वह सी नंबर 1915 ईस्वी। जून 1915 ईस्वी को यह क्या सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 9 का हो गया सी नंबर। 10 नंबर प्रश्न है गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताएं। तो गुलेरी जी की प्रमुख कहानियां हैं सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, उपयुक्त तीनों। 10 का हो जाएगा डी नंबर। 11 नंबर प्रश्न है गुलेरी जी किस विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया है? किस किस विषयों पर गुलेरी जी ने लिखा है? तो 11 का हो जाएगा, उन्होंने लिखा है प्राच्य विद्या इतिहास पर भी, पुरातत्व भाषा विज्ञान पर भी, समसामयिक विषय पर भी लिखा है, उपयुक्त तीनों। इन सभी पर गुलेरी जी की रचना है। 11 का डी नंबर। जो 12 नंबर प्रश्न है वह है गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। गुलेरी जी की प्रमुख निबंधें कौन कौन सी है? तो वह है
कछुआधरम डिंगल, सरस्वती की टिपारी, मोरसे मोही, ये सारे उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो 12 का हो जाएगा डी नंबर। 13वां नंबर प्रश्न है, किस पाठ में यह उक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। यह जो उक्ति है यह आया है उसने कहा था से, उसने कहा था से। जब जो सिपाही है, जो लेखक हैं इस चैप्टर के, उनकी मृत्यु होने लगती है तो वो जब वजीरा सिंह की गोद में बैठे होते हैं तब उन्हें अपने पीछे वाली सारी बातें याद आने लगती हैं। तो उसी वक्त यह कहा गया था कि मरने के पहले, कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए। 14 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। तो यह जो कहानी है दिव्य प्रेम की कहानी है, युद्ध की भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान की भी कहानी है। ठीक है, यानी उपयुक्त तीनों, डी नंबर। दिव्य प्रेम मतलब कभी एक अपने मामा के यहाँ जाते हैं तब वहाँ एक लड़की से प्यार करने लग जाते हैं। युद्ध की भी कहानी है, वह युद्ध के दौरान अपने जो प्रेमिका थे उनके वचनों को भी निभाते हैं, तो उनके प्रेम पर बलिदान भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी उपयुक्त तीनों। 15 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो यह है चरित्र प्रधान, चरित्र प्रधान कहानी है, सी नंबर 15। 16 नंबर प्रश्न है, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया है। तो गुलेरी जी ने जो पत्रिका का संपादन किया है वह है समालोचक, काशी नगरी, प्राच्यरिणी पत्रिका। तो 16 का हो जाएगा ए नंबर। हिंदी चैप्टर का तीसरा अध्याय संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति लेकर आए हैं जो लिखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वह है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो जो जयप्रकाश नारायण थे उनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। तो 1 का हो जाएगा डी नंबर। दूसरा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम था फूल रानी एवं हर्षु दयाल। तो 2 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। तीसरा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। तो 3 का ए। चौथा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। तो जो जयप्रकाश नारायण थे उनका निधन 8 अक्टूबर 1989 ईस्वी को हुआ था। 4 का बी नंबर। ठीक है, 5वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है सितावा दियारा, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में। ठीक है, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा, 5वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। सितावा दियारा, उसका एक्चुअल नेम है सितावा दियारा और वह कहाँ पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला है। मतलब उत्तर प्रदेश का आधा हिस्सा और बिहार का सारण जिला का आधा हिस्सा, दोनों मिलाकर एक सितावा दियारा नाम का एक गांव है, वहीं इनका जन्म हुआ था। 6ठा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या मानते हैं।
लोग क्या कहने लगे। अच्छा ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण को क्या कहने लगे थे, लोकनायक। लोकनायक 6 का हो जाएगा ए नंबर। इन्हें कहा गया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इनका जो बाद में नाम पड़ गया लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 7वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो जयप्रकाश नारायण को मैग्सेस सम्मान एवं भारत रत्न, ये 2 पुरस्कार जयप्रकाश नारायण को दिए गए थे। 7 का हो जाएगा डी नंबर। 8वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो जयप्रकाश नारायण को मिला था भारत रत्न। 8 का हो गया डी नंबर। 9वां नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था। यह जो संपूर्ण क्रांति है, जो चैप्टर है, यह क्या है, एक भाषण है। क्या है, एक भाषण, जो किनके द्वारा दिया गया है, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। उन्हीं का शॉर्ट नेम है जेपी। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह दिया गया था पटना के गांधी मैदान में। पटना के गांधी मैदान में दिया गया था यह। तो यह कब दिया गया था, तो यह दिया गया था 5 जून 1974 को। 9 का ए नंबर। 10वां प्रश्न है, किस पाठ में आया है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां कराते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो यह जो पंक्ति है यह लिया गया है किससे, तो संपूर्ण क्रांति से। ठीक है, संपूर्ण क्रांति, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। 11वां नंबर जो प्रश्न है वो क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, यह जो पुस्तक है किन्होंने लिखा है, तो यह लिखे हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 11 का सी नंबर। 12वां नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया है। यह जो भाषण है संपूर्ण क्रांति जो दिया गया है गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में दिया गया है, किनके द्वारा, जेपी के द्वारा। जेपी उनका शॉर्ट नेम है, पूरा नाम है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो 12 का हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 13वां नंबर प्रश्न है, 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान किसे मिला था। तो 1965 ईस्वी में सेवा के क्षेत्र में मैग्सेस सम्मान मिला था। किन्हें मिला था, तो वह मिला था जयप्रकाश नारायण को। 13 का हो जाएगा सी नंबर। 14 नंबर प्रश्न है, किसने लिखा है जयप्रकाश वह नाम है जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिससे पदचिन्हों को उस पर अंकित कर लेता है। यह जो पंक्ति है किन्होंने लिखा है, तो यह लिखे हैं राष्ट्रकवि दिनकर जी ने यह लिखा है, यानी इसका राइट आंसर बी हो गया। हिंदी का चैप्टर 4 है अर्धनारीश्वर, जो लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो इसका हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसका हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज देखेंगे। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वह है, दिनकर किस युग के कवि थे। दिनकर को कौन से युग का कवि माना जाता है, तो वह है छायावदोत्तर युग के। कौन से युग के, छायावदोत्तर युग के। 1 का हो जाएगा सी नंबर। दूसरा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय।
कहाँ? बिहार शरीफ में। सिमरिया के बेगूसराय के बिहार शरीफ में। तो 2 का हो जाएगा डी नंबर। तीसरा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908, यानी 3 का हो जाएगा बी नंबर। चौथा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो जो रामधारी सिंह दिनकर थे उनका निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। 4 का सी नंबर। 5वां नंबर प्रश्न है, किसने कहा है नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे? यह जो पंक्ति है वह किस कवि ने कहा था? तो यह कहे थे दिनकर जी ने। किन्होंने कहा था? दिनकर जी ने। तो 5 का हो गया बी नंबर। दिनकर जी ने कहा था कि नारी की पराधीनता मतलब नारी तब अस्वतंत्र हो गई जब मानव ने किसका आविष्कार कर लिया? कृषि का। कृषि का आविष्कार होने से पुरुष जो है वह खेतों में काम करने लगे और स्त्री को घर के कामों में ही रखने लगे। इससे स्त्री जो है वह घर के कामों में बंध गई और पुरुष बाहर के कामों में। ठीक है। 6ठा प्रश्न है, किस रचना की पंक्तियां हैं? किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? नारी सुगंध है नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। तो यह किस रचनाकार ने कहा था? तो यह कहे थे रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ठीक है। तो 6 का हो गया डी नंबर। 7वां नंबर प्रश्न है, नर और नारी के काम क्या हैं? तो नर और नारी का काम है, नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान और नारी का काम अछोरन पछोरन करना। मतलब नर को खेतों में काम करने के लिए रखा गया था और नारी को घर के कामों में रखा गया था। तो 7 का हो जाएगा बी नंबर। 7 का बी। ठीक है। 8वां प्रश्न है, कामनी तो अपने साथ की शांति लाती है, खाली जगह को भरे। मतलब जो कामिनी है वह अपने साथ क्या लाती है? तो वह लाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी। कामिनी क्या लाती है? यामिनी। ठीक है। तो इसका 8 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? जो 9वां प्रश्न है कि दिनकर जी को किस गद्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो यह मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पर। ठीक है। तो 9 का आंसर हो गया सी नंबर। 10 नंबर प्रश्न है, दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? तो जो भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था दिनकर जी को, वह मिला था उर्वशी के लेखन पर। उर्वशी के लेखन पर। ठीक है। 10 का हो जाएगा डी नंबर। 11 नंबर प्रश्न है, दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं है? दिनकर जी की जो कविता है उस कविता का कौन गुण नहीं है? तो 11 का हो जाएगा बी नंबर, मसृणता। ठीक है। 11 का बी। 12 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? मतलब वास्तविक रूप किसका है अर्धनारीश्वर? तो वह है शंकर और पार्वती जी का। ठीक है। आधा नर और आधा नारी। ठीक है। तो वह रूप है शंकर जी का और पार्वती जी का। 12 का हो गया बी नंबर। 13वां नंबर प्रश्न है, दिनकर के माता पिता का नाम बताएं। दिनकर जी के माता पिता का क्या नाम था? तो
दिनकर जी के माता पिता का नाम था मनरूप देवी एवं रवि सिंह। तो 13 का हो जाएगा डी नंबर। 14 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? तो दिनकर जी की पत्नी का नाम था तो श्यामावती देवी। दिनकर जी की पत्नी का नाम था श्यामावती देवी। 14 का ए नंबर। 15 नंबर प्रश्न है, किस पाठ में कहा गया है प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है? यह जो उक्ति है, यह जो पंक्ति है, वह किस पाठ में कहा गया है? तो यह कहा गया है अर्धनारीश्वर में। किस में कहा गया है? अर्धनारीश्वर। 15 का ए नंबर। 16 नंबर जो प्रश्न है कि किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? यह जो पंक्ति है वह किस पाठ में कहा गया है? तो यह कहा गया है अर्धनारीश्वर में। अर्धनारीश्वर, ठीक है, अर्धनारीश्वर में यह कहा गया। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा, 16 का राइट आंसर हो गया बी नंबर। 17 नंबर प्रश्न है, किस पाठ की पंक्ति है कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है? कामिनी अपने साथ क्या लाती है? यामिनी की शांति। तो यह कहा गया है किस पाठ में? तो अर्धनारीश्वर पाठ में। 17 का हो जाएगा डी नंबर। 18 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है? तो यह कहने वाले थे हमारे दिनकर जी। यह किन्होंने कहा था? दिनकर जी। इस प्रश्न पर हमें डाउट है, यह दिनकर जी ने नहीं कहा था, शायद प्रेमचंद्र जी का कहना था, या दिनकर जी का नहीं। इस प्रश्न को हम अभी छोड़ते हैं यहीं पे, ठीक है। 19 नंबर है, संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है? तो जो संसार है वह, इस संसार में जो पुरुष है वह है सर्वत्र पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री, ठीक है। मतलब सभी जगह क्या है? पुरुष ही पुरुष है, पुरुष की वैल्यू दी जाती है, पुरुष का मान है, स्त्री का कोई वहाँ पे चर्चा ही नहीं किया जाता है। तो 19 का ए नंबर। 20 नंबर प्रश्न है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह क्या है? जिस पुरुष में नारीत्व का गुण नहीं होता है वह अपूर्ण है, मतलब आधा है, ठीक है। 20 का हो गया बी नंबर। 21 नंबर है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी थे, उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो वह मिला था उन्हें पद्म भूषण मिला था, ठीक है। 21 का बी नंबर। 22 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है? तो कौन नहीं है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति? तो प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, ये सारे हैं। रसीम रथी, कोमलता और कवि रसहारे को हरिनाम, नील कुसुम, उर्वशी। देखिए हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है? उर्वशी तो है, यह रसीम रथी इस कविता के में हमें, मतलब कवि परिचय में हमें दिखाया गया है। कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती, ये सब का जिक्र किया है। सिर्फ जिक्र नहीं किया गया है तो वो है साकेत और यशोधरा का। तो हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 23 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियाँ कौन नहीं है? तो कौन नहीं है रामधारी सिंह दिनकर की? तो वह नहीं है आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। अर्धनारीश्वर तो है, हम लोग जानते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय भी हैं, इन पर उन्हें पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो कौन नहीं है? वो नहीं है आषाढ़ के दिन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रोज। क्या है? रोज, जो लिखा गया है अगेय के द्वारा। अगेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य अगेय। तो इसका हम ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वह है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक बीमारी है। क्या है? बीमारी। तो यह जो गैंग्रीन है यह किस कहानी में इसका उल्लेख किया गया? तो ये इसका उल्लेख है रोज कहानी में। ठीक है, तो एक का बी नंबर। दूसरा जो प्रश्न है, मालती किस कहानी की पात्रा है? तो जो मालती है वह है रोज कहानी की पात्रा, मतलब रोज कहानी में मालती का वर्णन है। तो दो का बी नंबर। तीसरा जो प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार बताएं। रोज शीर्षक जो है उसके कहानीकार कौन है, यह किन्होंने लिखा है? तो यह लिखे हैं अगेय जी, अगेय, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन अगेय। ठीक है, तो 3 का हो जाएगा ए नंबर। चौथा नंबर प्रश्न है, अगेय जी का जन्म कब हुआ था? तो अगेय जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी। 4 का बी। पांचवा प्रश्न है, अगेय जी का निधन कब हुआ था? तो अगेय जी का निधन हुआ था 5 अप्रैल 1988 ईस्वी को। 5 का हो गया डी नंबर। छठा प्रश्न है, अगेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अगेय जी का जन्म हुआ था लमही बनारस उत्तर प्रदेश में। लमही बनारस उत्तर प्रदेश। 6 का सी। सातवां है, अगेय जी का मूल निवास कहाँ था? अगेय जी का जो मूल निवास है वह कहाँ था? तो करतारपुर पंजाब। कहाँ? करतारपुर पंजाब। 7 का ए नंबर। 8वां नंबर प्रश्न है, अगेय के पिता का नाम था। अगेय जी के पिता का नाम था डॉक्टर हिरानंद शास्त्री। 8 का सी। 9 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी, रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? जो रोज शीर्षक कहानी है इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था गैंग्रीन। गैंग्रीन, इसका हो जाएगा डी। इस कविता में जो है इस कहानी है, रोज क्या है? कहानी है। तो इस कहानी में गैंग्रीन नामक एक बीमारी का चर्चा है, इसीलिए इसका जो पहले वाला नाम था वह गैंग्रीन था, लेकिन बाद में इसका नाम रोज कर दिया गया। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, अगेय का पूरा नाम क्या है? तो पहले भी हमने बताया अगेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन अगेय। 10 का बी नंबर। 11 नंबर है, वामता शब्द का अर्थ है। वामता शब्द का क्या अर्थ है? विपरीतता। विपरीता मतलब वामता मतलब उसके विपरीत, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके विपरीत, यानी वामता का अर्थ है विपरीता। 11 का डी नंबर। 12 नंबर प्रश्न है, अकथ्य शब्द का क्या अर्थ है? अकथ्य शब्द का अर्थ है जिसे कहा ना जा सके। अकथ्य, कथ्य मतलब होता है कहने वाला, कहा जाना। ठीक है, और अकथ्य लगने का अर्थ है उसका विपरीत, तो जिसे कहा ना जा सके। तो 12 का हो जाएगा ए नंबर। 13 नंबर प्रश्न है, किस पाठ में आया है, दोपहर में उस सोने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। जब कभी मालती के घर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मालती के घर, जो उसकी बहुत पुरानी दोस्त थी, तो उसके घर जब जाते हैं तो जैसे ही दोपहर में उसके घर के आंगन में पैर रखते तो उन्हें लगता है कि इस घर पर कोई मान ले जाए साया जैसा है। तो इस यह जो पंक्ति है यह है रोज कहानी के। कौन की कहानी का? रोज। 13 का ए। 14 नंबर प्रश्न है, किस पाठ में आया है
3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। जब मालती काम करते रहती है तो उसे पता नहीं चलता है कब 3 बज जाते हैं, कब 4 बज जाते हैं, कब 11 बज गए। तो यह आया है रोज़ कहानी का। ठीक है, 14 का बी नंबर। 15 नंबर है, किस पाठ का उदाहरण है? मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मुझे बस में कर रही है। मैं भी बस में नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे जैसे यह घर, जैसे मालती। ठीक है, तो यह जो पंक्ति है यह है रोज कहानी का। कौन सी कहानी का? रोज कहानी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जब कभी इस पंक्ति को हम एक्सप्लेन कर देते हैं, जब कभी मालती के घर जाते हैं तब उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस घर में कोई अज्ञात साया है, इस घर को कोई बस में की हुई है। क्योंकि जो पहले मालती थी बचपन में वह बहुत चंचल थी, लेकिन अब वह बहुत शांत हो गई थी, शांत स्वभाव की रहने लगी थी, इसीलिए कवि को ऐसा लग रहा था। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है, किस पाठ का उदाहरण है? इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है यह? ठीक है, यह जो पंक्ति है वह किस चैप्टर से लिया गया? तो यह लिया गया है रोज चैप्टर से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी। अभी हमने आपको बताया कि जो मालती थी वह बहुत ही चंचल थी। क्या थी? चंचल थी, लेकिन आजकल वह बहुत सीधी हो गई है। और जो बचपन में किताबें फेंक दिया करती थी, फाड़ दिया करती थी, और आज वह एक अखबार के टुकड़े को पढ़ने के लिए तरस रही है। ठीक है, तो इससे कवि को आश्चर्य होता है। 17 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी की नायिका कौन है? नायिका कहने का अर्थ है, जो नायिका कहा जाता है हीरोइन को, मतलब जो इस स्त्री पात्र जो है, मेन स्त्री पात्रा जो है वह क्या है, कौन है? तो वह है मालती। 17 का ए नंबर। 18 नंबर प्रश्न है, विस्मय शब्द का क्या अर्थ है? विस्मय शब्द का क्या अर्थ है? तो विस्मय शब्द का अर्थ है अचरज। अचरज, तो 18 का हो जाएगा सी नंबर। चैप्टर नंबर 6, एक लेख और एक पत्र, जो लिखा गया है भगत सिंह के द्वारा। तो इस चैप्टर का आज हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव है, सारे इस वीडियोज़ में कवर हो जाएंगे। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह किसको पत्र लिखते हैं? जो एक लेख और एक पत्र जो यह भगत सिंह के द्वारा जो लिखा गया है, इसमें वह किसको पत्र लिखते हैं? तो वह लिखते हैं सुखदेव को। 1 का ए। दूसरा नंबर है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो यह है भगत सिंह। 2 का ये। यह जो प्रश्न है 2018 2020 बराबर रिपीट कर रहा है। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वह हुआ था बंगाचक नंबर 105 गुजैरा ब्रांच, लायलपुर, पाकिस्तान। ठीक है, लायलपुर पाकिस्तान देख रहे हैं 3 गो में है, तो हमें इस नंबर को भी याद रखना पड़ेगा। तो जो उनका नंबर था वह था 105। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी, 3 का डी। चौथा नंबर प्रश्न है, भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? पैतृक गांव जहाँ पे हुए उनके माता पिता रहते थे, तो वह था खटक कला, पंजाब। 4 का ए। 5वां नंबर प्रश्न है, भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम था? तो जो भगत सिंह थे उनके माता पिता का नाम था विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह। माता का नाम था विद्यावती और पिता का नाम सरदार किशन सिंह। 6ठा नंबर प्रश्न है, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? जो भगत सिंह थे, भगत सिंह के जो पिताजी थे और उनके जो चाचा थे वह किसके सहयोगी थे? तो वह सहयोगी थे सुखदेव के।
किसके? सुखदेव के। इसका राइट आंसर डी। से इस प्रश्न में हमें डाउट लग रहा है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। भगत सिंह की कृतियां कौन सी है? ठीक है, तो भगत सिंह की कृति है ये सभी, मतलब पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, विश्व प्रेम, युवक मैं नास्तिक हूँ, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति। यह जो विद्यार्थी और राजनीति है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांतिकारी का आदर्श, ये सब। और यह जो मैं नास्तिक हूँ यह भी उनका बहुत अच्छा और कह सकते हैं बहुत ही बड़ा पुस्तक है, बहुत ही बड़ी बात कही है इसमें उन्होंने। तो इसका हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। जो 8वां नंबर प्रश्न है, भगत सिंह की लिखी पुस्तकें जो अप्राय है, जो क्या है? अप्राय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का डी। समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, मौत के दरवाजे पर, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, उपयुक्त सभी। तो 8 का हो जाएगा डी नंबर। 9 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए? जब यह कहे थे भगत सिंह ने। किन्होंने कहा था? भगत सिंह। 9 का ए नंबर। उन्होंने कहा था कि जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा है तो हम अपने भाग्य की क्या चिंता करें, जब हमारा देश का जो भाग्य निर्माण हो जाएगा तो उसमें हमारा भी भाग्य निर्माण हो जाएगा। इसीलिए कहे थे कि जब देश का भाग्य निर्माण हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य निर्माण की चिंता को भुला देना चाहिए। 10वां नंबर प्रश्न है, हास्य पद शब्द के प्रत्यय को बताएं। तो वो हो जाएगा, एक देखिए यहाँ पर हास्य एक शब्द बन रहा है और एक आस्पद, तो क्या हो जाएगा? 10 का बी नंबर, आस्पद। 11 नंबर है, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? तो जो भगत सिंह के पिता थे वह अनेकों बार जेल गए थे। 11 का सी। 12वां नंबर प्रश्न है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? तो जो भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी हुई थी वह हुआ था अक्टूबर 1926 में। तो 12 का हो जाएगा डी नंबर। 13वां नंबर प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब मिली थी? तो जो भगत सिंह को फांसी की सज़ा मिली थी वह मिला था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, 13 का सी। लेकिन आप लोग जानते हैं कि भगत सिंह को जो फांसी की सज़ा थी उससे एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी, अर्थात 22 मार्च को ही भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। क्यों दे दिया गया था? क्योंकि भगत सिंह बहुत बड़े आंदोलन मतलब बहुत बड़े नेता हो गए थे उस समय। ठीक है, मतलब नेता नहीं कह सकते, वह बहुत बड़े आंदोलनकर्ता हो गए थे। इसीलिए अंग्रेजी सरकार को यह डर था कि कहीं उस दिन जो लोग हैं वह प्रदर्शन पर ना उतर जाए, इसीलिए उनके डर से एक दिन पहले उन्हें फांसी दे दी गई थी। 14 नंबर प्रश्न है, किस पाठ की उक्ति है केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है? तो यह जो उक्ति है यह है, मतलब उक्ति कहने का अर्थ यह जो पंक्ति है वह लिया गया एक पत्र और एक लेख से। ठीक है, एक पत्र और एक लेख। 15 नंबर प्रश्न है, किस पाठ की उक्ति है विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है? तो यह जो लिया गया है यह भी लिया गया है तो एक लेख और पत्र से। 15 का भी। और यह तो सही लिखा गया ही ना, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। जब तक आपके ऊपर विपत्ति नहीं आती है आप उसका हल नहीं ढूंढते और आप उससे आगे नहीं निकलते। इसलिए विपत्तियों का आना जीवन में क्या है, बहुत अच्छी बात है, तब ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ओ सदा नीरा जो लिखी गई है किनके द्वारा? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है वह है
ओ सदा नीरा किस विद्या के अंतर्गत है? ओ सदा नीरा क्या है? निबंध है, नाटक है, आत्मकथा है, कहानी है? तो वह है निबंध। एक का बी। दूसरा प्रश्न है, ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। ओ सदा नीरा किन्होंने लिखा है? तो वह लिखे जगदीश चंद्र माथुर। 2 का ए। तीसरा जो प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो जो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था वह 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। तो 3 का हो गया बी नंबर। चौथा प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था वह शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। तो 4 का डी नंबर। पांचवा प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? तो जो जगदीश चंद्र माथुर का निधन हुआ था वह 14 मई 1978 ईस्वी को। 5 का सी। छठा प्रश्न है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो जो बहुजन संप्रेषण जो पुस्तक है यह लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर। 6 का बी। 7वां प्रश्न है, मन कैसे ताल है? तो मन कैसे ताल है? तो इसका आंसर हो जाएगा गहरे और विशाल। 7 का डी। चौर कैसे ताल है? चौर कैसे ताल है? इसका आंसर हो जाएगा उथले। ए। 8 का ए। 9 नंबर है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? तो जगदीश चंद्र माथुर को नहीं मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। 9 का ए। बाकी ये सारा पुरस्कार उन्हें मिला था। ठीक है। 10वां प्रश्न है, कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखी थी? तो जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखा था आषाढ़ का एक दिन और लोहा सिंह। ठीक है। 10 का बी। 11 नंबर प्रश्न है, परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है? तो परंपराशील नाट्य पुस्तक लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर। 11 का डी। 12वां प्रश्न है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है, किस पाठ में आया है? तो यह आया है ओ सदा नीरा में। तो 12 का ए। 13 नंबर प्रश्न है, ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर रचित किस पुस्तक से संकलित है? तो ओ सदा नीरा लिया गया है किस पुस्तक से लिया गया? तो बोलते छंद से। छंद। तो 13 का ए। 14 नंबर प्रश्न है, सदा नीरा किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है? तो जो सदा नीरा है वह गंडक नदी को निर्मित बनाकर क्या किया है? लिखा गया है। 14 का बी नंबर। 15 नंबर है, धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? तो जो धांगड़ शब्द का अर्थ होता है वह होता है भाड़े का मजदूर। ठीक है। 15 का बी। 16 नंबर है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा लिखे हैं राजेंद्र प्रसाद। 16 का सी। 17 नंबर प्रश्न है, किस पाठ में आया है कैसी है चंपारण की यह भूमि मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है? तो यह आया है ओ सदा नीरा में। 17 का डी। 18 नंबर प्रश्न है, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया?
तो वैशाली महोत्सव जो है का प्रतिवर्ष आयोजन करवाए थे जगदीश चंद्र माथुर। 18 का ए। 19 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत और चरित्र जिसका निष्कलुष हो। यह किसने कहा था? तो यह कहे थे महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने चंपारण में कहा था शायद कि बच्चे को जो शिक्षा होना चाहिए वह ऐसे महिला और पुरुष के संपर्क में आकर मिले जो खुद सुसंस्कृत और चरित्र जिसका निष्कलुष हो, मतलब साफ सुथरा चरित्र हो उसका। तो यह कहने वाले थे महात्मा गांधी। 19 का बी। 20 नंबर प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और हेय मानता हूँ। छोटे बच्चे के चरित्र और बुद्धि का विकास करने की बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है। किसके विचार हैं? तो यह है महात्मा गांधी के विचार। ठीक है, 20 का सी। पाही की माँ, जो लिखा गया है मोहन राकेश जी के द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो जो सिपाही की माँ का रचयिता है वह है मोहन राकेश। 1 का ए। दूसरा प्रश्न है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, 2 का ए। तीसरा प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो मोहन राकेश का जन्म हुआ था जड़ी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में। ठीक है, 3 का डी नंबर। चौथा नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो जो मोहन राकेश का जन्म हुआ था वह था 8 जनवरी 1925 ईस्वी। 4 का बी नंबर। पांचवा प्रश्न है, मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? मोहन राकेश का निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972 ईस्वी। तो 5 का सी नंबर। छठा प्रश्न है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश ने कौन से नाटक संग्रह लिखे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आषाढ़ का एक दिन। एक बार आप इस प्रश्न को चेक कर लेंगे। मोहन राकेश रचित एकांकियों के नाम बताएं। तो मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी है पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। तो 7 का हो जाएगा बी नंबर। आठवां नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम लिखें। तो मोहन राकेश के कहानी संग्रह हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, बारिश, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा 8 का डी। 9 नंबर प्रश्न है, आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृतांत किसने लिखा है? तो आखिरी चट्टान तक यह लिखे हैं मोहन राकेश। 9 का ए। 10 नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश द्वारा अनुदित पुस्तकों के नाम लिखें। तो मोहन राकेश द्वारा अनुदित पुस्तकें हैं ए सारी, अभिज्ञान शकुंतला। आप इस प्रश्न को एक बार और चेक कर लेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को अभी हम छोड़ रहे हैं। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संग्रह से लिया गया है? तो जो सिपाही की माँ है यह लिया गया है
अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से। ठीक है, 11 का ये नंबर। 12वां नंबर प्रश्न है, किस पाठ से उद्धृत है यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है? तो यह है सिपाही की माँ से। ठीक है, 12 का बी। 13 नंबर प्रश्न है, किस पात्र का कथन है, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वो तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे? तो यह है, किस पात्र का कथन है यह? तो यह कहा गया था मुन्नी के द्वारा, जो मानक का भाई था। मानक उसके सिपाही जो था, सिपाही का नाम था मानक। सिपाही की बहन थी कौन? मुन्नी। तो मुन्नी ऐसा कह रही थी। 14 नंबर प्रश्न है, किस पाठ से लिया गया है, नहीं फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर जाता है उसे गोली मार दी जाती है? तो यह कथन है सिपाही की माँ का। जब कुछ लड़कियां भाग कर आती है बर्मा देश से, तब यह बात बताती है कि फौजी भाग नहीं सकते, नहीं तो भागेंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। तो यह कहा गया सिपाही की माँ में। प्रगीत और समाज जो लिखा गया है नामवर सिंह के द्वारा, इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो नामवर सिंह का जन्म हुआ था वह था जीयणपुर, बनारसी, उत्तर प्रदेश, यानी बनारस में। 1 का सी। दूसरा प्रश्न है, नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताएं। तो जहाँ नामवर सिंह का माता पिता का नाम था बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। 2 का डी। तीसरा प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म 23 जुलाई 1829 ईस्वी को। 3 का सी। चौथा प्रश्न है, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो प्रगीत और समाज लिखे हैं नामवर सिंह। 4 का ए। 5वां प्रश्न है, प्रगीत और समाज किस विद्या की रचना है? तो प्रगीत और समाज है आलोचनात्मक निबंध। 5 का ए। 6ठा प्रश्न है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखा है? तो यह लिखे हैं नामवर सिंह। तो 6 का हो जाएगा बी नंबर। 7वां नंबर प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक लिखे हैं नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखे हैं? तो कविता के नए प्रतिमान पुस्तक लिखे हैं नामवर सिंह ने। 8 का डी नंबर। 9 नंबर प्रश्न है, वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखे हैं? तो वाद विवाद संवाद लिखे हैं नामवर सिंह। 9 का ए। 10 नंबर है, इंद्रियां शब्द का विशेषण बनाइए। ठीक है, तो इंद्रियां शब्द का विशेषण हो जाएगा ऐन्द्रिक। ठीक है, 10 का बी। 11 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है? तो नामवर सिंह ने पृथ्वीराज रासो की भाषा पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। 11 का ए। बारह नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पुस्तक पर
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 12 का ए। 13 नंबर प्रश्न है, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो प्रगीत और समाज लिया गया है वाद विवाद संवाद पुस्तक से। 13 का ए। 14वां प्रश्न है, किसने कहा है प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? तो यह कहने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो 14 का सी नंबर। जूठन लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वह है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। 1 का ए। दूसरा प्रश्न है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो जूठन लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। 2 का ए। जूठन जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। तीसरा प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था बरला, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश। 3 का सी। चौथा प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था 30 जून 1950 ईस्वी को। 4 का बी। 5वां है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम बताएं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम था मुकुंदी देवी एंड छोटन लाल। ठीक है, 5 का डी। छठा प्रश्न है, जूठन क्या है? तो जूठन अभी बताए हैं, जूठन एक आत्मकथा है। 6 का डी। 7वां प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताएं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह है जूठन, सलाम, घुसपैठिए, ये सभी है। तो 7 का डी। 8वां प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताइए। तो सदियों का संताप, बश बहुत हो चुका, अब और नहीं, ये सभी है। तो उपयुक्त सभी। 8 का डी। 9 नंबर प्रश्न है, किसने लिखा है दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। तो यह लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ठीक है, 9 का बी नंबर। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने जीवन के बारे में यह बताते हैं। 10वां प्रश्न है, किसने लिखा है कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। तो यह लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, 10 का सी नंबर। 11 नंबर प्रश्न है, कुड़ियों शब्द का अर्थ बताएं। तो कुड़ियों शब्द का अर्थ होता है कुड़ियों शब्द का अर्थ होता है कूड़ा फेंकने की जगह या घूरा। ठीक है, 11 का डी नंबर। 12 नंबर प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में, परिवेश सम्मान डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार मिला था 1993 में। ठीक है, और परिवेश सम्मान मिला था 1995 में, जयश्री सम्मान मिला था 1996 में, कथाक्रम सम्मान मिला था 2000 में। उपयुक्त 12 का डी नंबर। ठीक है,
तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वह है मलजय का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो मलजय का जन्म हुआ था वह महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। तो एक का सी नंबर। दूसरा है मलजय का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो मलजय का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी। दो का बी नंबर। तीसरा प्रश्न है मलजय के माता पिता का नाम बताएं। तो मलजय के माता पिता का नाम था प्रभावती एवं त्रिलोकीनाथ वर्मा। तीन का ए नंबर। चौथा प्रश्न है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं मलजय जी। ठीक है, चार का बी मलजय। पांचवा प्रश्न है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या यानी लेखन प्रकार की रचना, मतलब यह क्या है, लिखा हुआ जो है यह क्या है, कहानी है, कविता है, डायरी है। तो अभी हमने शुरुआत में बताया यह क्या है, तो यह एक डायरी है। ठीक है, डायरी साहित्य। पाँच का ए। छठा प्रश्न है मलजय का मूल नाम बताएं। ठीक है, तो जो मलजय जी का मूल नाम है वह है भरत जी श्रीवास्तव। छः का बी नंबर, भरत जी श्रीवास्तव। सातवां प्रश्न है किस पाठ में आया है आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। तो यह जो है यह मलजय जी ने अपने डायरी में प्रयोग किया था। तो यह हो गया हंसते हुए मेरा अकेलापन। छः का बी नंबर। आठवां प्रश्न है मलजय की कृतियों के नाम बताएं। मलजय जी की कृतियों के नाम बताने हैं। तो जख्म पर धूल, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, यह भी है। कविता के साक्षात्कार, संवाद और एकलाप, रामचंद्र शुक्ल, यह भी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन भी है। तो आठ का हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है किसने लिखा है एक कलाकार के लिए यह निहायत ज़रूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। ठीक है, तो यह लिखे हैं मलजय जी। ठीक है, 9 का ए नंबर। मलजय जी ने कहा था कि मतलब एक कलाकार की जो कविता हो चाहे कहानी हो उसमें क्या होनी चाहिए, आग हो। उसे पढ़ते ही लोगों के मन में उत्साह जग जाए। लेकिन वह जो कवि हैं, जो लेखक हैं, वह खुद ठंडे मतलब शांत स्वभाव के होने चाहिए। उनकी कलाकारी भले उसमें आग हो लेकिन उनमें शांति होनी चाहिए, ऐसा मलजय जी ने कहा था। ठीक है, 10वां प्रश्न है मलजय ने किस विषय में MA किया था। ठीक है, तो मलजय जी ने अंग्रेजी विषय में MA किया था। 10 का बी। किस पाठ की उक्ति है इस संसार से संपृक्त एवं रचनात्मक कर्म है। संसार से संपृक्त एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। ठीक है, तो यह लिया गया है हंसते हुए मेरा अकेलापन से। ठीक है, 11 का डी नंबर। 12 नंबर प्रश्न है मलजय की रचना नहीं है। इसमें से कौन मलजय की रचना नहीं है। तो मलजय की रचना यह भी है ना आने वाला कल, सदियों का संताप, बलगम खुद, मतलब ये सारे जो है क्या है मलजय जी की रचना है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक, 12 का डी नंबर। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वह 2021 ए में मतलब 2021 में मॉडल पेपर ए में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 1952 ईस्वी में। ठीक है, एक का ए। दूसरा नंबर है उदय प्रकाश के माता पिता का क्या नाम था। तो उदय प्रकाश के माता पिता का नाम था गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह।
ठीक है, 2 का डी नंबर। तीसरा प्रश्न है, उदय प्रकाश का जन्म स्थल कहाँ है? उदय प्रकाश का जन्म स्थल है सीताकुंज सहरसा, नहीं, सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, 3 का सी है राइट आंसर। ठीक है, 3 का सी। चौथा प्रश्न है, तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताएं। तिरिच किनके द्वारा लिखा गया? तो तिरिच लिखा गया है उदय प्रकाश जी के द्वारा। किनके द्वारा? उदय प्रकाश जी के द्वारा। तो 4 का ए नंबर। पांचवा प्रश्न है, तिरिच कहानी कैसी है? तिरिच कैसी कहानी है? तो है जादुई यथार्थ। 5 का सी नंबर। अब जादुई यथार्थ कैसे है? जब लेखक के जो पिताजी हैं उनको जब तिरिच काटता है, जब पिताजी को क्या तिरिच काटता है, तब कहा जाता था कि 1 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। तिरिच जिसे काटता है उसकी मौत हो जाती है 1 दिन बाद। लेकिन पिताजी की जो मृत्यु हुई थी अगले दिन ही हो गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु तिरिच के काटने से नहीं बल्कि अत्यधिक खून के बहने से और अत्यधिक चोट के कारण हुई थी। इसीलिए ऐसा माना जा रहा था कि नहीं, तिरिच के काटने से ही उनकी मृत्यु हुई, जबकि ऐसा नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट कुछ और बताती थी। तो यह है जादुई यथार्थ। ठीक है, ऐसा मानना क्या हो गया? सत्य हो गया, लोगों का मानना सही हो गया कि व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो 5 का सी नंबर। छठा प्रश्न है, किस पाठ में आया है अगर तिरिच को देखो तो उससे कभी आँख मत मिलाओ, आँख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है, फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिच पीछे पीछे आता है। ठीक है, तो यह कहा गया था तिरिच चैप्टर में। ठीक है, तो 6 का हो गया सी नंबर। 6 का डी, तिरछा लिखा हुआ है, 6 का डी। ठीक है, तिरिच। ध्यान से यहाँ पे देख रहे हैं, तिरछा और तिरिच 2 प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं सेम तरह, लेकिन इसका जो आंसर है वह तिरिच है। ठीक है, 6 का डी। 7वां प्रश्न है, तिरिच विष खाकर जहरीला लिजार्ड में कितना जहर होता है? ठीक है, तो तिरिच सांप में जो तिरिच विष खापर होता है, यह क्या है? लिजार्ड, छिपकली की एक बड़ी जाति की जो प्रजाति होती है उसी को तिरिच कहा जाता है। तो इसमें जो जहर होता है काले नाग से 100 गुना ज़्यादा, ऐसा माना जाता था कि उसमें काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। ठीक है, 8वां प्रश्न है, किसने लिखा है अगर तिरिच को देखो तो उससे कभी आँख मत मिलाओ, आँख मिलाते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है, फिर पीछे लग जाता है, फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिच पीछे पीछे आता है। ठीक है, तो यह किसने लिखा है? तो यह लिखे हैं उदय प्रकाश जी। उदय प्रकाश जी। यह कौन से चैप्टर का है? तो तिरिच चैप्टर का है। ठीक है, और तिरिच चैप्टर को किसने लिखा है? तो उदय प्रकाश जी। ठीक है, तो 8 का सी नंबर। 9 नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश की कृतियाँ कौन सी नहीं हैं? ठीक है, तो कौन सी नहीं है? तो घास वाली, मनसरोवर, पूस की रात, कफन, ये इनकी नहीं है। ठीक है, 9 का ए। अब कैसे इसमें पहचानेंगे? इसमें देख रहे हैं पूस की रात। पूस की रात आप लोगों को पता होगा कि जो पूस की रात है वह प्रेमचंद्र का लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह उदय प्रकाश की नहीं है। 10वां प्रश्न है, उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम बताएं। ठीक है, तो उदय प्रकाश के कविता संग्रह है सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, है सभी। 10 का डी। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचना पुस्तक में कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश ने लिखी है? ठीक है, तो उदय प्रकाश ने लिखी है
ईश्वर की आँख। यह क्या है? एक आलोचना पुस्तक है। ठीक, 11 का ए नंबर। 12वां नंबर प्रश्न है, कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश ने अनुदित नहीं की है? ठीक है, तो वह है कलाकार। 12 का बी नंबर। पहला ऑब्जेक्टिव है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान है वह है मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1 का डी नंबर। दूसरा प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का क्या नाम है? ठीक है, जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम है संजीवम एवं नारायण जिद्दू। ठीक है, 2 का ए नंबर। तीसरा प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ठीक है, 3 का बी नंबर। चौथा प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था 12 मई 1895 ईस्वी को। ठीक है, 4 का बी। पांचवा प्रश्न है, शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा? तो शिक्षा किन्होंने लिखा है? तो जे कृष्ण मूर्ति जी ने। ठीक है, 5 का ए। छठा प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया है? ठीक है, तो जे कृष्णमूर्ति ने ये तीनों यानी अध्यात्म, शिक्षा, दर्शन, ये तीनों पर क्या किए हैं? अपनी लेखन कार्य किए हैं। ठीक है, 6 का बी। सातवां प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो जे कृष्णमूर्ति थे विश्व शिक्षक। ठीक है, 7 का सी। आठवां प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति की पुस्तकों के नाम बताइए। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है उनका नाम बताना है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रेवोल्यूशन, कृष्णमूर्तिज नोटबुक, ये सभी। तो 8 का डी। नौ नंबर प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे? ठीक है, तो जे कृष्णमूर्ति बोलते थे। 9 का ए नंबर। 10 नंबर प्रश्न है, किस पाठ में आया है बचपन से ही आपका ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो? ठीक है, तो यह कहना था जे कृष्णमूर्ति जी का, और जे कृष्णमूर्ति जी ने लिखा है शिक्षा। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा बी नंबर। 11वां प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते थे? ठीक है, तो जे कृष्णमूर्ति देखे जाते थे दूसरे बुद्ध के रूप में। ठीक है, 11 का सी। 12 नंबर प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? तो जे कृष्णमूर्ति का निधन हुआ था 17 फरवरी 1986 ईस्वी को। 12 का सी नंबर। 13 नंबर प्रश्न है, किसने लिखा है शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, ना कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए? तो यह किसने लिखा है? तो यह लिखे हैं किन्होंने? जय कृष्ण मूर्ति जी ने। और किस अध्याय में लिखे हैं? तो वह लिखे हैं शिक्षा चैप्टर में उन्होंने ऐसी बात कही है। तो 12 का सी नंबर।
14 नंबर प्रश्न है, किस पाठ में उक्ति आई है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। ठीक है, तो जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह आया है शिक्षा चैप्टर में। ठीक है, 14 का डी नंबर। 15 नंबर प्रश्न है, जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। ठीक है, तो जय कृष्णमूर्ति लिखे हैं शिक्षा, तो 15 का डी नंबर।